हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कई ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो नीट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड के मिलने से बनता है। एक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरे का मतलब होता है केमिस्ट्री। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो तरीके के फिनोमिना पढ़ते हैं। एक फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करा जाता है किसी रिएक्शन को करवाने में, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने में। और दूसरा फिनोमिना क्या होता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। ठीक है, ये दो फिनोमिना हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा आता है कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो, एनसीईआरटी में सबसे पहले सेल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन सेल्स को हम इस कंडक्टिविटी के बाद डिस्कस करेंगे। कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस या वो मेटल्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देते हैं। तो कंडक्टर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर जो मेटल्स के बने हुए होंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल हो जाएगा AgCu, सिल्वर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप NaCl ले सकते हो, Na2SO4 ले सकते हो, और भी कई सारे सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि होता क्या है। मेटेलिक कंडक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास फ्लो नहीं होता। मास फ्लो क्यों नहीं होता, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मास फ्लो नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पे मास फ्लो होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, तो ओनली फिजिकल चेंज अकर, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं, तो फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस यहाँ पे देखे जाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ऐसा होता क्यों है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम डिफरेंस देख रहे हैं। मेटेलिक कंडक्टर के लिए फैराडे लॉ वैलिड नहीं होता, जिसे हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो इसके लिए फैराडे लॉ वैलिड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम सबसे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट डालती हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि वो कम फ्रीली मूव कर पाएंगे। दो चीजों के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो इनकी मूवमेंट रुकी होगी, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये रोकेगा, ये इधर जाएगा तो ये रोकेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि कंडक्टिविटी में क्या होता है, आयंस के पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्यूट आयन पार्टिकल या फिर सॉल्वेंट आयन पार्टिकल्स, ये सब मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सेकंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट के हमने अंदर जो सॉल्यूट डाला है वो सॉल्वेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल अगर हम देना चाहें, मान लो मैंने NaCl को H2O में डाला। अब आपको पता है NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो Na+ और Cl नेगेटिव में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे ये जो सोडियम आयन बनेगा
इसके चारों तरफ क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसके चारों तरफ क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और इसके साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, या फिर इसे हम सॉल्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। अब यहां पे एक चीज आपको क्या सबसे ज्यादा याद रखनी है कि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, जितने ज्यादा इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, उतनी ही कम इसकी आयनिक मोबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ अट्रैक्शन है, ये इसे जाने नहीं देंगे, और जब आयन मूव नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे क्या याद रखना है आपको, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतनी ही कम आयनिक मोबिलिटी होगी, यानी आयंस कम मूव कर पाएगा। अब हाइड्रेशन हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका हाइड्रेशन ज्यादा है, किसका हाइड्रेशन कम है? तो जो हाइड्रेशन होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका साइज सबसे बड़ा उसका हाइड्रेशन सबसे कम, जिसका साइज सबसे बड़ा उसका हाइड्रेशन सबसे कम, और जिसका साइज सबसे कम उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देखो यहां पे ऑर्डर लिखा गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसमें अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे सबसे फ्रीली मूव कौन करेगा, सबसे फ्रीली मूव करेगा सीजियम। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन बहुत कम है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन बहुत कम है। हाइड्रेशन बहुत कम है तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम की हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ये मान लो वाटर है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, खूब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो मैं NaCl ले रहा हूं, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या करेगा, आपको पता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं वाटर में। क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं वाटर में। तो मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के डाले, तो इसके अंदर क्या होगा, 100 मॉलिक्यूल Na+ के बन जाएंगे, 100 मॉलिक्यूल Cl- के बन जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल 200 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज कंसंट्रेशन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज। इसके बाद हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो आपको पता है, क्या पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, बहुत कम डिसोसिएट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने वाटर में क्या करा, 100 मॉलिक्यूल डाले किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे आप CH3COH ले लो या CH3CONA ले लो, ठीक है। मान लो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के 100 मॉलिक्यूल डाले, तो इन 100 में से मिनिमम मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है, उसे डाइल्यूट बनाएंगे। डाइल्यूट बनाने का मतलब क्या है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी डालेंगे। तो जैसे ज्यादा पानी डालेंगे हम, उसका जो अल्फा है वो इंक्रीज कर जाएगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए, यानी पानी में टूट गए, और टोटल आपने कितने नंबर ऑफ मोल डाले थे पानी में, टोटल नंबर ऑफ मोल आपने कितने डाले थे पानी में। तो आप क्या करोगे, जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जब वाटर को बढ़ाओगे, तो वाटर बढ़ाने से क्या हो जाता है, अल्फा बढ़ जाता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़िए। क्या होता है, अल्फा बढ़ जाता है। अल्फा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होते हैं, वो बढ़ जाता है। क्यों, देखो समझो, क्या होगा, पानी डालने से अल्फा बढ़ेगा। अब टोटल नंबर तो मैंने मान लो फिक्स कर दिए, टोटल नंबर ऑफ क्या करा मैंने, सॉल्यूट फिक्स कर दिया कि मैंने 6 मोल डाले हैं, ठीक है। अब मैं पानी डालता जा रहा हूं, तो जैसे जैसे पानी डालूंगा तो ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से अल्फा बढ़ जाता है, ठीक है। सो
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कंसंट्रेशन डिक्रीज, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा यानी पानी को ऐड करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा, अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे मींस कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के। क्यों? क्योंकि देखो जब आप किसी चीज, मान लो इसके अंदर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो जब मैं इसे हीट करूंगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये इजीली एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज आता है, जंपिंग मैकेनिज्म ऑफ H प्लस आयन। जंपिंग मैकेनिज्म ऑफ H प्लस आयन हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि H प्लस आयन की सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी क्यों होती है। मतलब आप किसी के साथ भी H प्लस को कंपेयर करा लो, जो ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी होगी यानी जितना ज्यादा आयन मूव करने की जो पावर होगी वो H प्लस के पास होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जंपिंग मैकेनिज्म होता है। अब ये जंपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मान लो ये H प्लस आयन कहीं से बना, मैंने या एसिड डाला, ठीक है, या फिर खुद वाटर टूटा तो ये H प्लस आयन बना। अब वाटर में है तो वाटर भी मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, इसके पास आपको पता है जैसे लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये लोन पेयर जो होंगे वो इस H प्लस के साथ इंटरेक्शन फॉर्मेशन करेंगे, इंटरेक्शन बनाएंगे। अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो क्या होगा, वो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा और अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। तो देखो यहां से H ने अटैक करा, यहां से H प्लस निकल गया, यहां से H प्लस आया, यहां से H प्लस निकल गया, तो ये जंप कर गया। इसी तरीके से ये आगे वाले OH के पास जाएगा, उससे अटैच होगा और वो OH अपना H प्लस छोड़ देगा। तो इसी को हम बोलते हैं जंपिंग मैकेनिज्म। और इस जंपिंग मैकेनिज्म की वजह से H प्लस की जो आयोनिक मोबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जो आयोनिक मोबिलिटी होती है वो होती है OH आयन की। अब हम कंडक्टिविटी जब पढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी में कुछ टर्म्स आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वैसे आप इन्हें फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। कौन सी है ये टर्म? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है कि किसी भी मतलब कोई सब्सटेंस जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी मटेरियल के अंदर जो चीज़ फ्लो हो रही है उसे अपोज करता है, ठीक है। जैसे अगर हम मेटल की बात करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को अपोज करना, फ्लो करने से अपोज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लो ये रॉड ले रहा हूं मैं, तो इस रॉड की जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, रोक नहीं पाएगा। तो यहां पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रॉ। क्या बोलते हैं? रॉ। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसको हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के यूनिट की तो वो होता है ओम, और उसे इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है, यहीं से आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। ए को इधर ले जाओ, एल को इधर ले आओ, तो रो क्या हो जाएगा, RA/L। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट की बात करें ओम सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। देखो मान लो कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूं। कोई मेटल है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लेंथ है वो भी कितनी है, 1 मीटर है। तो यहां पे जब आप इन्हें 1 रखोगे तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या है, एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंट है जब हम उस सब्सटेंस की लेंथ को 1 मीटर कर दें और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लो को रोकना। कंडक्टेंस क्या होता है? फ्लो को अच्छे से होने देना। ठीक है, अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, इसे G और C से रिप्रेजेंट करा जाता है। फॉर्मूला 1/r हो जाएगा, यानी R का जब फॉर्मूला लिखोगे तो उसका इन्वर्स कर देना। जैसे R का फॉर्मूला क्या होता है? रो L/A। ठीक है, यहां पे इसे इन्वर्स कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A रो बाय L, ये G का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यूनिट की बात करें पर ओम होता है, या फिर हम इसे MHO या फिर साइमंस भी कहते हैं। मैक्सिमम जो यूज होती है क्वेश्चंस में उसमें साइमंस और पर ओम होती है। कंडक्टिविटी की बात करें, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये क्या होती है कंडक्टिविटी? जिस तरीके से कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, उसी तरीके से कंडक्टिविटी जो है इन रेसिप्रोकल होती है। किसकी? रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो यहां से आप फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कई बार जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद रखना होता है कि L/A लेंथ अपॉन एरिया जो होता है, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट कहते हैं। और सेल कांस्टेंट जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता जब हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करते हैं। मतलब मान लो ये मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाई, ठीक है, क्या करा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाई, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। मान लो इसका सेल कांस्टेंट है कुछ 10, ठीक है, 10 है। अब मैंने क्या करा? इसके अंदर जो सॉल्वेंट था ना, या इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उन्हें चेंज कर दिया। पहले मान लो इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, अब मैंने बदल के कुछ और कर दिया, ZnCl2 कर दिया। पहले जब NaCl था तब इनका सेल कांस्टेंट था 10, अब जब मैंने इसे बदल के ZnCl2 कर दिया तब भी इसका जो सेल कांस्टेंट है वो 10 ही रहेगा। क्यों? सेल कांस्टेंट रेशियो होता है लेंथ अपॉन एरिया का, तो इसके लेंथ और एरिया तो फिक्स है। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पे चेंज नहीं होगा। करंट ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब ये डेफिनेशन आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं। अगर हम बात करें कि कंडक्टिविटी क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल मीनिंग क्या है कंडक्टिविटी का, तो 1 ml, मान लो ये 1 ml कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इस 1 ml के अंदर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 ml के अंदर क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा, इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा उसी को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्या कहा मैंने? कि मान लो ये 1 ml का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा उसी को हम नाम देंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा याद रखनी है आपको, क्योंकि ये कई जगह यूज होती है। अगर हम यूनिट की बात करें कंडक्टिविटी की, तो पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर भी हो सकती है, या आप लिख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी है क्या? करंट ऑफ ऑल आयन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। क्या है मोलर कंडक्टिविटी? देखिए मैं बताता हूं। मान लो ये क्या है? कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या करा? एक सॉल्यूशन डाला। पहले मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, इसकी वॉल्यूम है VmL। अब मैंने क्या करा? इसके अंदर सॉल्यूट डाला। क्या करा? सॉल्यूट डाला, ठीक है, सॉल्यूट डाला तो ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? VmL है। VmL हम मान ले रहे हैं, कुछ वॉल्यूम होगी हमें नहीं पता, V मान ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा? इसके अंदर 1 मोल, क्या करा? 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लो 1 मोल NaCl डाल दिया, ठीक है। तो मैंने 1 मोल NaCl डाला सॉल्वेंट के अंदर, और जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना आ गया? VmL। तो इस 1 मोल NaCl को डालने की वजह से, इस 1 मोल NaCl को डालने की वजह से जो करंट बनेगा सारे आयंस के द्वारा, उसी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर क्यों? 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। करंट ऑफ ऑल आयन, सारे आयंस का करंट, जब व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मैं डिसॉल्व कर दूं VmL ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या करा? कंडक्टिविटी लिख दी और यहां वॉल्यूम लिख दिया। ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसे देखो थोड़ा सा समझते हैं। मान लो 1 ml के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। एक ml के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, ये देखो आप देख सकते हो, इसे हमने कंडक्टिविटी बोल दिया। तो अगर मेरे पास VML का सॉल्यूशन है, VML का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से कितना करंट आएगा। तो अगर 1 ml में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो VML में कितना होगा, VML में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ml को VML से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उनकी वजह से जो करंट है वो आ जाएगा। तो यहां से मोलर कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने बनाया इसे हम बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं, कापा। तो कापा को हम मतलब मोलर कंडक्टिविटी को हम कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। बेसिकली जब आप VML को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसे ड्राइव करना चाहो तो डायरेक्टली देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन ml, और जब हम ml में लिखते हैं तो यहाँ इंटू में 1000 आता है। ठीक है, और लीटर में लिखते हैं तो 1000 नहीं आता है। तो अब देखो NB तो हमारा 1 है, क्योंकि हमने क्या बोला था, 1 मोल की बात करी डेफिनेशन में ही। ठीक है, तो NB 1 हो गया। यहां से V निकाल लो, V क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन m, तो यहां 1000 अपॉन m लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम एक पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मतलब मेनली बोर्ड्स में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन नीट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमने वहां पे बात करी थी कि 1 ml की, यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। करंट ऑफ ऑल आयन व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन VML ऑफ सॉल्यूशन, कि जब मैं किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को VML सॉल्यूशन में डालूंगा तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे देखो वॉल्यूम है, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंस में क्या होता है, नॉर्मेलिटी आती है। तो यहां पे हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, जब आप इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ते हो, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ते हो, फॉर्मेलिटी पढ़ते हो। ठीक है, फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज करा जाता है, आयंस के लिए यूज करा जाता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो जाएगा पर ओम ग्राम पर इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल्टा एन, तो आपको ये डेरिवेशन नहीं आनी चाहिए, आपको बस क्या आना चाहिए, इनका रिलेशन आना चाहिए, जो कि क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगी, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी इनटू में एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर में मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक केसिंग में क्या होता है, बेसिसिटी की क्या कौन कैसे रिलीज कर रहा है, ठीक है, एसिड कितने OH से रिलीज कर रहा है, इन सब पे डिपेंड करती है। ये एन फैक्टर आप किस में पढ़ते हो, ये एन फैक्टर आप क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो। तो ये सब चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम वेरिएशन पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी का या इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखिए इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है मोलर कंडक्टिविटी जो है इक्वल होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉरी सॉल्वेंट आपका जो है बहुत ज्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, माइनस बी रूट सी। यहाँ पे रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। और ये जो इक्वेशन है पूरी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डीबे-हैक्केल इक्वेशन, डीबे-हैक्केल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो इंटरसेप्ट के बराबर आ रहा है, माइनस बी जो है वो स्लोप के बराबर आ रहा है यानी एम के बराबर आ रहा है, रूट सी एक्स के बराबर आ रहा है, वाई इसके बराबर आ रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी को कहां रखूंगा, वाई एक्सिस पे, वाई पे माना है मैंने, ठीक है, और कंसंट्रेशन को कहां रखूंगा, एक्स एक्सिस पे रखूंगा। अब देखो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये पूरा क्या है, इंटरसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस इंटरसेप्ट पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब कि जब बहुत ज्यादा पानी है तब मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब होता है डाइल्यूशन को कम करना। डाइल्यूशन को कम करना मतलब पानी को कम करना और उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसको बढ़ाना। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब ये होता है। क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब? डाइल्यूशन कम करने का मतलब होता है कंसंट्रेशन को बढ़ाना, या आप ये कह सकते हो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब होता है डाइल्यूशन को कम करना। कि डाइल्यूशन पे जब हम ज्यादा पानी डालते हैं तो ज्यादा पानी डालने से अल्फा बढ़ता है, मैंने बताया था डाइल्यूशन ज्यादा करने से अल्फा बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ऑन डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोनेंट आयन डिक्रीजेस। जब हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, तो डाइल्यूशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, इस साइड बढ़ेगी। और देखो जब क्या हो रहा है? डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन हमारी कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ग्राफ के साथ साथ देख रहे हो। तो ये आप समझ सकते हो। आगे मूव करते हैं किस पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज डाइल्यूशन इंक्रीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होता है यानी पानी इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। अब आप देखो, आप इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा इसका। यहां पे अब आप बोलोगे कि हमने इसको वाई एक्सिस से कंप्लीट ज्वाइन क्यों नहीं करा? हमने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तो वो कभी भी क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे ग्राफ के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट डाइल्यूशन कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हमने, आपको याद होगा जब फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी पढ़ी थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी बताया था तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब कई बोलेंगे कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ती है तो यहां पे तो फिर आपने गलत लिख दिया, क्योंकि यहां पे डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि जब डाइल्यूशन हो रहा है यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो यहां पे मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप पढ़ते समय अपने आंख, नाक, कान, मुंह सब खोला करो, क्योंकि यहां पे हम पता है किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी की। ध्यान से समझना, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक बात समझो कि मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के हम जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे वो हमेशा 1 ही रहेगा। 1 से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, 1 से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कंडक्टिविटी में, नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कंडक्टिविटी में हम चाहे जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दे, ठीक है, तो वहां पे जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा आयंस बनेंगे, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट के मोल कितने रहेंगे? एक ही मोल रहेगा। एक ही मोल रहेगा तो जो नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ आयंस हैं वो यहां पे फिक्स रहेंगे, चाहे आप कितनी भी ज्यादा कर दो, क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, या कितनी भी कम कर दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको? ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी में जब डाइल्यूशन होता है यानी जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। और जो हमने वो नॉर्मल बात करी थी वो हमने नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात करी थी कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है,
अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिविटी की। पहले हमने किसकी बात करी थी? मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीज। देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? आप पानी ज्यादा कर रहे हो। पानी ज्यादा करने का मतलब क्या है? आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, और कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी कम हो रही है। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन, मान लो मैंने नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिए। मैंने नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिए, 5 मोल मेरे को डालने हैं, ठीक है। पहले ये 100 ml था, पहले ये 100 ml था। मैंने 5 मोल क्या करे? 5 मोल क्या? 5 मोल लिए, आप मोल में कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा करो, मान लो मैंने 100 क्या डाले? 100 आयंस डाले। किसमें? इस 5 ml के सॉल्यूशन में। इस 5 ml के सॉल्यूशन में मैंने 100 आयन डाले। तो 1 ml में बताओ कितने आयन होंगे? 1 ml में कितने आयन होंगे? 1 ml में 20 आयन होंगे, अगर हम एवरेज निकालें तो, ठीक है। लेकिन अब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है? आयंस तो मैंने उतने ही रहने दिए, आयंस तो मैंने उतने ही रहने दिए, लेकिन वाटर की मतलब पानी को बढ़ा दिया। क्या करा? पानी को बढ़ा दिया। पानी को बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मान लो मैंने इसका डबल पानी कर दिया, जैसे यहां पे ये क्या हो गया? 10 ml हो गया। आयन अभी भी कितने हैं? 100 हैं। तो अगर अब मैं पूछूं 1 ml में अब कितने आयन होंगे, तो 1 ml में अब 10 आयन होंगे। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। याद है ना डेफिनेशन? कंडक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है? नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो, 1 ml में पहले 20 थे, लेकिन जब हमने डाइल्यूशन करा तो 10 हो गए, यानी नंबर ऑफ आयंस 1 ml में डिक्रीज हो गए, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया होगा? अब तो आपको दो रीजन दे दिए मैंने, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखना। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीज। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं तो उसमें जब मैं डाइल्यूशन करूंगा, यानी पानी ज्यादा डालूंगा, तो जो डिसोसिएशन है वो बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ आयंस है जो टूटेंगे और फॉर्म होंगे वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन आप यहां पे एक बात याद रखो, नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? वाटर भी तो बढ़ रहा है, वाटर भी तो बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, मान लो ये एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर मैंने 10 ml वॉल्यूम ले ली, 10 ml वॉल्यूम ले ली, और इसके अंदर मैंने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला। उस वीक इलेक्ट्रोलाइट ने अपने आप को तोड़ा और कितने, मान लो 50 आयंस बनाए। क्या करा? 50 आयंस बनाए, ठीक है। तो अगर आप, मैं आपसे बोलूं 1 ml में कितने होंगे? 1 ml में यहां पे होंगे 5 आयन, ठीक है। अब मैंने क्या करा? अब मैंने इसके मतलब इसके क्या कहते हैं, इसके वाटर की लेवल को और बढ़ाया। 10 से कितना कर दिया? 20 ml कर दिया। अब देखो, मैंने वॉल्यूम तो 20 ml कर दिया, लेकिन ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो यहां पे देखो, पहले 50 था, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा? आयंस तो बढ़ेंगे ही। तो आयंस मान लो 50 से बढ़ के 60 हो गए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इतना नहीं होता कि आप डाइल्यूशन डबल कर दो तो ये डिसोसिएशन भी डबल हो जाएगा, इतना नहीं होता। डाइल्यूशन मतलब अल्फा जो है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो बहुत कम बढ़ता है, यानी बहुत कम आयंस ज्यादा टूटते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम मान लो 50 से 60 हो गया, तो 20 ml में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहां पे आप निकालो तो 1 ml में क्या हो जाएगी? 3 आयन हो जाएंगे। 1 ml में 3 आयन हो जाएंगे। तो देखो, जब मैंने क्या कहते हैं वाटर की लेवल को बढ़ाया, पहले 10 ml था, फिर 20 ml करा, तो डिसोसिएशन तो इंक्रीज हुआ। पहले 50 आयन टूट के बन रहे थे, अब 60 बन रहे हैं। डिसोसिएशन तो इंक्रीज हो गया, लेकिन 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हम बात करते हैं कोहलार्श लॉ की।
कोलार्ड्स लॉ को हम पढ़ते क्यों हैं और उसका यूज क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया था कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी को लेके, तो हमने देखा था कि वो वाई एक्सिस पे कंप्लीटली हमने टच नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी डिसोसिएट नहीं होता, तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी वैल्यू को ग्राफ के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ग्राफ के थ्रू हम वो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, उसको जानने के लिए हम कोलार्ड्स लॉ का यूज करते हैं। कोलार्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट दैट, कोलार्ड्स लॉ को अगर हम कंप्लीट नाम बोले तो वो होता है कोलार्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो ये हमें ये बताता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है एक इलेक्ट्रोलाइट की, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि उस इलेक्ट्रोलाइट में जो अनायन है और जो कटायन है उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या होता है कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी में। इसे आप कैसे समझ सकते हो, देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल या कॉलेज में क्या है, आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। क्या करना है? पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। अब इस पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा होगा तभी तो पार्टी करोगे, ठीक है। पैसा होगा तभी पार्टी होगी, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अब इसका जो काम है वो आपको दिया गया और आपके दोस्त को दिया गया, और आपसे कहा गया कि जितना पैसा आप कलेक्ट कर सकते हो उतना पैसा कलेक्ट करो, जितना पैसा आप कलेक्ट कर सकते हो उतना पैसा आप कलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इन्हें तो पता नहीं है कितना पैसा कलेक्ट करना है, तो क्या होगा कि ये जितना पैसा कलेक्ट कर सकता है ये उतना पैसा कलेक्ट करेगा, और ये जितना पैसा कलेक्ट कर सकता है ये उतना पैसा कलेक्ट करेगा। दोनों के पैसे को जोड़ दो, दोनों के पैसे को जोड़ दो, यानी ये जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है ये उतना कंट्रीब्यूशन करेगा, ये जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है फंड कलेक्ट करके ये उतना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो दोनों के पैसे को इकट्ठा कर दो, दोनों के कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा कर देंगे, और वो जो इकट्ठा हुआ वो क्या करेगा? पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, उसी पैसों से पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। तो इस पार्टी ऑर्गेनाइज को हम क्या बोलेंगे? इस पार्टी को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये अनायन है, ये कटायन है, तो इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उन दोनों को जोड़ देंगे तो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। समझ आया आपको? आई होप। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें मान लो जैसे NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें Na+ का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस कंडक्टिविटी मतलब उस मोलर कंडक्टिविटी में Na+ की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, और Cl- की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो NaCl की कंप्लीट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में मोलर कंडक्टिविटी, उनके इफेक्ट और कोलार्ड्स लॉ को पढ़ लिया है। कोलार्ड्स लॉ का अगर आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।